कहानी शुरू होती है और बेन नाम का एक लड़का सीधा फर्श पर आ गिरता है। बेन बुरी तरह घबराया हुआ है, उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। गिरने की वजह से उसकी हालत चलने लायक भी नहीं है, लेकिन वो पागलों की तरह घिसटते हुए दरवाजे की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक अजीब सा पजल बना है, 0 से 9 तक के नंबर्स वाले नॉब्स। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता, इन 10 में से 4 सही नंबर चुनना। लेकिन जैसे ही बेन पहले नॉब को छूता है, कमरे की दीवारें जिंदा हो उठती हैं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। अगर बेन ने कुछ ही सेकंड्स में सही कोड नहीं डाला तो ये दीवारें उसे किसी कचरे की तरह पीस कर रख देंगी। बेन पागलों की तरह सुराग ढूंढने लगता है। पसीने से तरबतर बेन को 2 पहेलियां मिलती हैं। दिमाग की नसें फट रही हैं, दीवारें करीब आ रही हैं और तभी उसे नंबर मिलते हैं 4, 8, 6 और 2। वो कांपते हाथों से नंबर सेट करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। बेन चीखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। दीवारें अब बिल्कुल करीब हैं। एक नुकीली लकड़ी उसके पैर में धंस जाती है और बेन की आखिरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। लेकिन रुकिए, ये अंत नहीं है। कहानी अब 3 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां से इस खूनी खेल की असल शुरुआत हुई थी। कहानी अब 3 दिन पीछे मुड़ती है, जहां हम जोई से मिलते हैं। जोई एक बेहद जीनियस स्टूडेंट है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका डर। वो भीड़ से घबराती है, नजरें मिलाने से कतराती है। उसके प्रोफेसर उसे एक सलाह देते हैं, हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता हो। जोई को नहीं पता था कि ये सलाह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाली है। दूसरी तरफ जेसन है, एक हाई प्रोफाइल स्टॉक ब्रोकर जो लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर करोड़ों के सौदे चुटकियों में कर लेता है। वो कामयाब है, अमीर है और बेहद चालाक है। और फिर हमें दिखता है बेन, वही लड़का जिसे हमने मौत के मुंह में देखा था, जो फिलहाल एक मामूली सी नौकरी और तंगहाली में अपनी जिंदगी काट रहा है। इन तीनों के पास एक रहस्यमयी काला डिब्बा पहुंचता है। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक पेचीदा क्यूबिकल बॉक्स। तीनों इसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई मामूली खिलौना नहीं था। ये एक पहेली थी। घंटों की मशक्कत के बाद जब वो लगभग हार मान चुके होते हैं, बॉक्स के अंदर से एक सुनहरा कार्ड निकलता है। एस्केप रूम रियलिटी गेम का इन्विटेशन। रिवॉर्ड पूरे $1,00,000। एक ऐसी रकम जो जोई की पढ़ाई, जेसन की लग्जरी और बेन की गरीबी सब कुछ बदल सकती थी। कार्ड पर एक पता लिखा था और एक वादा कि यहाँ से सही सलामत निकलने वाले की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि वो इनाम की तरफ नहीं बल्कि एक कसाई खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली सुबह बेन उस आलीशान बिल्डिंग के बाहर खड़ा है जहाँ यह खेल होने वाला है। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट है, पर उसका मन बेचैन है। तभी वहाँ अमेंडा आती है, एक तेज तर्रार और निडर लड़की। सिक्योरिटी गार्ड उनके फोन जब्त कर लेता है, ये कहकर कि पजल्स इंटरनेट पर लीक न हो जाए। वे तीसरी मंजिल के वेटिंग रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पहले से ही जोई, जेसन, माइक एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर और डेनी एक टीनेजर जो एस्केप रूम्स का एक्सपर्ट है मौजूद है। कमरा शांत है पर दीवारें कुछ कह रही हैं। अमेंडा की नजर जोई पर पड़ती है। उसे लगता है उसने जोई को कहीं देखा है, शायद टीवी पर जोई घबराकर साफ इनकार कर देती है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, जैसे वह कोई गहरा राज छुपा रही हो। तभी बातों बातों में डेनी बताता है कि उसने अब तक 93 एस्केप रूम पार किए हैं, लेकिन इस गेम की वेबसाइट पर लिखा था कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। माइक हंसकर पूछता है, क्या गेम मास्टर हमें बाहर का रास्ता दिखाएगा? डेनी कहता है, हाँ, हारने पर वो खुद आकर आपको गेम से बाहर ले जाएगा और वो क्लूज भी दिखाएगा जो आप ढूंढ नहीं पाए। बेन को ये सब बकवास लगता है और वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल खींचता है, हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। सन्नाटा छा जाता है। डेनी चिल्लाकर कहता है, गेम शुरू हो चुका है, यही हमारा पहला एस्केप रूम है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि वे किसी वेटिंग रूम में नहीं बल्कि एक मौत के पिंजरे में बंद हो चुके हैं। जैसे ही बेन के हाथ में टूटा हुआ हैंडल आता है, कमरे का तापमान अचानक बदलने लगता है। डेनी चिल्लाता है कि उन्हें सुराग ढूंढना होगा, नंबर, कोड या कोई भी ऐसी चीज जो अजीब लगे। तभी माइक को एक किताब के अंदर छिपा हुआ स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोई की नजर एक दूसरी किताब पर पड़ती है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट 451। जोई का तेज दिमाग तुरंत दौड़ता है। वो दरवाजे के पास लगे एक डायल को 451 पर सेट कर देती है। उसे लगा था कि रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इसके बजाय छत से बड़ी बड़ी हीटिंग कॉइल्स बाहर निकल आती हैं। पूरा कमरा एक विशाल ओवन में तब्दील होने लगता है। अमेंडा घबराकर रिसेप्शनिस्ट की खिड़की पर हाथ मारती है, मदद मांगती है, लेकिन अंदर से वही रिकॉर्डेड आवाज आती है, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। जोई को दाल में कुछ काला नजर आता है। एक इंसान एक ही बात को हूबहू एक ही लहजे में कैसे दोहरा सकता है? तभी बेन गुस्से में पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है, लेकिन वो असली लोहे का नहीं बल्कि प्लास्टिक का बना है। जैसे ही वो उसे फर्श पर पटकता है, दीवारें भी लाल होने लगती हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सांस लेना दूभर है। तभी जोई
जोई को उस फटे हुए प्लास्टिक कैन के अंदर एक चाबी मिलती है। वो भागकर रिसेप्शनिस्ट की खिड़की खोलती है और जो नजारा अंदर दिखता है वो सबकी रूह कंपा देता है। वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेजान पुतला फोन पकड़े बैठा है। खेल अब मजाक नहीं रहा था, ये एक खूनी हकीकत बन चुका था। अचानक कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप सील हो जाते हैं और हीटिंग क्वाइल्स से निकलने वाली गर्मी इतनी भयानक हो जाती है कि पूरी दीवारें लाल दहकती भट्टी की तरह चमकने लगती हैं। अमेंडा दहशत में फर्श पर गिर पड़ती है। उसे अपनी पुरानी यादें घेर लेती हैं जब एक धमाके ने उसकी पीठ पर गहरे जख्म छोड़े थे। जोई उसकी मदद के लिए पानी लाती है। तभी उसे दीवार पर एक स्लोगन दिखता है, कॉस्टर्स का इस्तेमाल हमेशा करें। जोई का दिमाग बिजली की तरह दौड़ता है। वो टेबल पर रखे 6 कॉस्टर्स को देखती है। जैसे ही वो एक कॉस्टर को दबाती है, दीवार पर लगी एक भारी पेंटिंग ऊपर सरकने लगती है जिसके पीछे एक संकरा रास्ता डक्ट है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, जैसे ही जोई कोस्टर से हाथ हटाती है, पेंटिंग वापस गिर जाती है। रास्ता खुला रखने के लिए सभी 6 कोस्टर्स पर वजन रखना जरूरी है। जेसन सबसे पहले अंदर कूदता है और चिल्लाता है कि रास्ता बंद है, उसे खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। माइक स्क्रू ड्राइवर लेकर अंदर जाता है। अब बाहर सिर्फ बेन, जोई और डेनी बचे हैं, जबकि कमरा किसी जलते हुए ज्वालामुखी जैसा हो गया है। जोई गिलासों में पानी भरकर कोस्टर्स पर वजन बनाने की कोशिश करती है, पर पानी कम पड़ जाता है। तभी बेन को अपनी जेब में रखी शराब की बोतल याद आती है। क्या ये आखिरी बूंद उन्हें इस जलते हुए नरक से बचा पाएगी? छत से एक आग उगलने वाला पाइप नीचे आता है। भागो! बेन चिल्लाता है। जैसे ही वो डक्ट के अंदर छलांग लगाते हैं, पीछे से आग की एक विशाल लपट पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेती है। डेनी बस 1 सेकंड के फासले से बचता है, वरना उस डक्ट से बाहर उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी राख निकलती। सब दूसरे कमरे में सुरक्षित तो पहुंच जाते हैं, लेकिन डर अब उनके चेहरों पर जम चुका है। अमेंडा गुस्से और खौफ में चिल्लाती है, कैमरों की तरफ देखकर मिन्नतें करती है कि उसे बाहर निकालो, पर कोई जवाब नहीं आता। डेनी, जो खुद को एक्सपर्ट समझ रहा था, चुपके से लाया हुआ अपना फोन निकालता है, पर वहाँ सिग्नल का एक डंडा भी नहीं है। वे एक ऐसे जाल में हैं जहाँ नियम गेम मास्टर के हैं और मौत हर कोने में छिपी है। तभी उनकी नजर अगले दरवाजे पर पड़ती है जिस पर 7 अक्षरों का एक कोड चाहिए। क्या वे इस ठंडी पड़ती उम्मीद के बीच उस शब्द को ढूंढ पाएंगे? जैसे ही वे अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, गर्मी का एहसास अचानक रूह खपा देने वाली ठंड में बदल जाता है। ये कोई साधारण कमरा नहीं बल्कि एक कृत्रिम बर्फीली घाटी है। चारों तरफ बर्फ से लदे पेड़ और जमा देने वाली जमीन। जेसन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ 7 अक्षरों का एक पासवर्ड चाहिए। तभी माइक को दीवार पर एक बोर्ड दिखता है, यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये लाइन सुनते ही बेन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे अपने अतीत का वो काला साया याद आता है। एक रात तेज रफ्तार कार, नशे में धुत दोस्त और रेडियो पर बजता वही गाना, रुडोल्फ। उस भयानक एक्सीडेंट में बेन के अलावा कोई नहीं बचा था। कांपते हुए बेन ने जेसन से कहा, रुडोल्फ टाइप करो। जैसे ही जेसन RUDOLPH एंटर करता है, दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बाहर जो नजारा है वो किसी जन्नत से कम नहीं लगता, या शायद ये एक खूबसूरत मौत का जाल है। डेनी, जो इस गेम की बनावट से मंत्रमुग्ध था, खुशी खुशी आगे बढ़ता है, पर तभी एक अदृश्य दीवार से टकराकर गिर पड़ता है। फर्श से बर्फ के छटकने की भयानक आवाज गूंजती है। ये कोई साउंड इफेक्ट नहीं था, उनके नीचे हजारों फीट गहरा जमा हुआ पानी था। और तभी पीछे वाला दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बर्फ की फर्श के छटकने की आवाज ने सबके रोंगटे खड्डे कर दिए थे। डेनी अभी भी उस अदृश्य दीवार को देख रहा था कि अचानक वहां से एक खिड़की खुली और बर्फीली हवाओं का एक झोंका कमरे में दाखिल हुआ। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जेसन को एक दरवाजा मिलता है, लेकिन वो लॉक है। तभी अमेंडा को एक लकड़ी का बक्सा मिलता है जिसके अंदर सिर्फ एक लाल जैकेट है। गेम मास्टर का क्रूर मजाक, 6 लोग और सिर्फ एक जैकेट। इरादा साफ था, उन्हें आपस में लड़ाना। लेकिन अमेंडा समझदारी दिखाती है और सब तय करते हैं कि वे बारी बारी से इसे पहनेंगे। तभी बेन, जो अपनी घबराहट मिटाने के लिए सिगरेट जला रहा था, का पैर अचानक एक फिशिंग होल, बर्फ में किया गया छेद में चला जाता है। पानी इतना ठंडा था कि चंद सेकंड्स में बेन का पैर सुन्न पर डिडीएच गया। वो दर्द से चिल्ला उठता है। माइक पास ही लगे एक पेड़ से फिशिंग रॉड उतार लाता है। जोई को जैकेट की जेब में एक कंपास मिलता है, लेकिन वो उत्तर दिशा के बजाय एक पोलर बियर के पुतले की तरफ इशारा कर रहा है। जोई पुतले के मुंह में हाथ डालती है और उसे वहां से एक मैग्नेट मिलता है। वे मैग्नेट को कांटे से बांधकर उस गहरे छेद में डालते हैं। कुछ भारी चीज चिपकती है। वो एक चाबी थी जो बर्फ के एक बड्ढे टुकड़े के अंदर जमी हुई थी। बेन के पास लाइटर था, लेकिन वो गुस्से में लाइटर को दूर फेंक देता है। डेनी उसे उठाने के लिए दौड़ता है, पर तभी एक भयानक कड़क की आवाज होती है और बर्फ का वो हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है। डेनी सीधे उस जानलेवा ठंडे पानी में जा गिरता है। बर्फ टूटने की वो आवाज किसी की मौत का ऐलान थी। डेनी, जो खुद को इस खेल का उस्ताद समझ रहा था, पलक झपकते ही उस काले जमे हुए पानी के अंदर समा गया। डेनी, सब चिल्लाते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो उसे बर्फ की चादर के नीचे खींच ले जाता है। उसकी परछाई बर्फ के नीचे छटपटाती हुई दिखती है और फिर सन्नाटा। डेनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस मंजर ने सबको हिला कर रख दिया। बेन और जेसन
जेसन के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है क्योंकि बेन की लापरवाही ने लाइटर को पानी के पास फेंकवाया था। लेकिन अमेंडा उन्हें याद दिलाती है कि अगर वे अभी नहीं लड़े तो वे सब यहीं जमकर मर जाएंगे। लाइटर डैनी के साथ पानी में जा चुका था। अब उस बर्फ के गोले के अंदर जमी चाबी को निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानी शरीर की गर्मी। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस बर्फ के टुकड़े पर अपनी हथेलियां रख देते हैं। ठंड इतनी जानलेवा है कि उनकी खाल बर्फ से चिपकने लगती है। माइक, जो पहले ही कमजोर पड़ रहा था, ठंड के मारे वहीं ढेर हो जाता है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन जेसन हार नहीं मानता। वो पागलों की तरह बर्फ को रगड़ता है और आखिरकार चाबी बाहर निकल आती है। वे माइक को घसीटते हुए अगले दरवाजे की तरफ भागते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, पीछे की पूरी बर्फीली जमीन छोटे छोटे धमाकों के साथ बिखर कर पाताल में गिर जाती है। वे बाल बाल बचे थे, लेकिन अगला कमरा उनके होश उड़ाने के लिए तैयार था। वहाँ ग्रेविटी का कोई कानून नहीं चल रहा था। जो चीजें जमीन पर होनी चाहिए थीं, वे छत से चिपकी हैं, और जो छत पर होनी चाहिए वे नीचे हैं। पूल टेबल ऊपर लटका है, जबकि बिजली के पंखे फर्श पर उल्टे घूम रहे हैं। अचानक पूरा कमरा एक तेज झटके के साथ किसी लिफ्ट की तरह ऊपर की ओर भागने लगता है और बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर रुकता है। तभी ऊपर चिपके हुए पूल टेबल पर रखा एक फोन बजने लगता है। माइक और बाकी सब सोच ही रहे थे कि वहां तक कैसे पहुंचे, तभी फोन अपने आप नीचे गिरता है। जैसे ही माइक उसे उठाता है, एक कान फाड़ देने वाली तीखी आवाज और तेज संगीत पूरे कमरे में गूंज उठता है। जेसन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, लेकिन वहां हैंडल नॉब गायब है। माइक को याद आता है कि पूल टेबल पर 8 नंबर की बॉल नहीं थी। शायद वही इस दरवाजे की चाबी है। माइक उसे ढूंढने आगे बढ़ता है, पर तभी एक भयानक आवाज होती है। उसके पैरों के नीचे की फर्श का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा 15 मंजिल नीचे जा गिरता है। बेन ऐन वक्त पर माइक को खींच लेता है, वरना माइक का अंत वहीं हो जाता। अब वे सब दीवार से चिपक कर खड़े हैं और उनके नीचे सिर्फ मौत की गहराई है। अमेंडा हिम्मत दिखाकर ऊपर लगे लॉकर्स की तरफ चढ़ने लगती है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक 4 नंबर का कोड चाहिए। उधर जोई को एक बुक शेल्फ दिखता है, जो असल में एक पहेली है। पूल हॉल अब एक कसाई खाना बन चुका है। जोई और माइक अपनी जान हथेली पर रखकर दीवार से लटकी उस बुक शेल्फ वाली पहेली को सुलझाते हैं। काफी मशक्कत के बाद जोई को 1 नंबर मिलता है, 9, 8 और 10। अमेंडा, जो ऊपर लॉकर्स के पास लटकी हुई है, वो नंबर डालती है, लेकिन गलत पासवर्ड डलते ही फर्श का एक और बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। बेन और माइक हवा में लटक जाते हैं, उनकी उंगलियां फिसल रही हैं। तभी जोई को एहसास होता है, अगर कमरा उल्टा है तो पासवर्ड भी उल्टा होगा। वो चिल्लाती है, 0186 डालो। जैसे ही अमेंडा सही कोड डालती है, लॉकर खुल जाता है और उसके अंदर मिलती है 8 नंबर की बॉल। यही उस दरवाजे का हैंडल है। लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। अमेंडा को उस बॉल को लेकर उस दरवाजे तक पहुंचना है, जो मौत की खाई के दूसरी तरफ है। वो बड़ी फुर्ती से पाइपों और तारों के सहारे आगे बढ़ती है, पर अचानक बॉल उसकी जेब से फिसलकर नीचे एक पतली सी पट्टी पर गिर जाती है। सब चिल्लाते हैं, अमेंडा उसे छोड़ दो, वापस आओ। पर अमेंडा जानती है कि बिना उस बॉल के कोई बाहर नहीं निकलेगा। वो नीचे कूदती है, बॉल उठाती है और उसे जेसन की तरफ उछाल देती है। लेकिन उसी पल जिस तार से वो लटकी थी, वो टूटने लगती है। अमेंडा की आंखें जोई से मिलती हैं, एक खामोश विदा, और अगले ही पल अमेंडा उस गहरी खाई में समा जाती है। अमेंडा की मौत का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि जेसन बाकी बचे लोगों को अगले कमरे में धकेल देता है। वो पत्थर दिल हो चुका है। उसका मानना है कि शोक मनाने से बेहतर है जिंदा रहने की कोशिश करना। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उन्हें लगता है कि वे किसी पुराने सरकारी अस्पताल के वार्ड में आ गए हैं। वहाँ 6 बेड लगे हैं और हर बेड पर एक मेडिकल फाइल रखी है। जब वे उन फाइलों को खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये फाइलें उन्हीं 6 कंटेस्टेंट्स की थीं, जोई, जेसन, बेन, अमेंडा, माइक और डैनी। हैरानी की बात ये थी कि वे सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसे हादसे का शिकार हुए थे जहां उनकी मौत निश्चित थी, पर वे चमत्कारिक रूप से बच गए। जोई एक प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर थी, माइक एक खदान धंसने के हादसे में जिंदा बचा था और बेन उस कार एक्सीडेंट का इकलौता गवाह था। जेसन ने भी अपनी कहानी सुनाई। एक नाव पलटने के हादसे में वो और उसका दोस्त बर्फीले समंदर में फंस गए थे, जहां सिर्फ एक जैकेट बची थी। जेसन जिंदा लौट आया, पर उसका दोस्त मारा गया। जोई को समझ आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गेम मास्टर ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे सब सोल सर्वाइवर्स थे। वह यह देखना चाहता था कि इन किस्मत के धनी लोगों में से किसका नसीब सबसे ज्यादा बलवान है। तभी कमरे में लगी टीवी स्क्रीन जल उठती है और 5 मिनट का एक घातक टाइमर शुरू हो जाता है। जोई का इरादा अब पहेलियां सुलझाना नहीं, बल्कि सिस्टम को तोड़ना था। वो कमरे में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को फोड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जेसन को जहरीली गैस का सिलेंडर और EKG मशीन मिल जाती है। उसे लगता है कि किसी खास हार्ट रेट, दिल की धड़कन पर ही अगला दरवाजा खुलेगा। वो पहले बेन को मशीन से जोड़ता है, पर कुछ नहीं होता। फिर वो माइक को मशीन से जोड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की बात करता है
ताकि उसका हार्ट रेट बढ़ जाए। माइक बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन जेसन उसे उसके भाई की याद दिलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जेसन माइक को एक के बाद एक दो जोरदार शॉक देता है। माइक का शरीर कांपने लगता है, उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ती हैं, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। और इसी पागलपन के बीच माइक का दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद कर देता है। जहरीली गैस अब कमरे में भरने लगी है और जोई अपनी जिद पर अड़ी कमरे के आखिरी कैमरे की तरफ बढ़ती है। क्या जोई का ये विद्रोह उसे मौत देगा या आजादी? कमरे में जहरीली गैस का शोर गूंज रहा है। माइक की लाश ठंडी पड़ चुकी है और जोई पागलपन की हद तक कैमरों को तोड़ रही है। बेन उसे मिन्नतें करता है, जोई चलो, दरवाजा खुलने वाला है। पर जोई की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिद है। वो जानती है कि यह गेम जीतने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ जेसन के दिमाग में एक आखिरी ख्याल आता है, अगर हार्ट रेट बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ तो शायद इसे कम करना होगा। वो खुद को ईकेजी मशीन से जोड़ता है और अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता है। मौत सामने खड़ी है, गैस फेफड़ों में भर रही है और ठीक उसी पल पीप दरवाजा खुल जाता है। जेसन बेन को खींचते हुए अगले कमरे की ओर भागता है, पर जोई वहीं रुक जाती है। वो आखिरी कैमरे को भी मटिया मेट कर देती है। बेन उसे चिल्लाकर बुलाता है, पर जोई का शरीर अब जवाब दे रहा है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं और वो फर्श पर ढेर हो जाती है। जेसन और बेन अगले कमरे में पहुंचते हैं, जहां उनके बीच एक भयानक टकराव होता है। बेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने जेसन पर जोई और माइक की मौत का इल्जाम मढ़ दिया। बातों बातों में जेसन के अतीत का वो खौफनाक सच बाहर आता है। उस नाव वाले हादसे में जेसन ने अपने दोस्त को बचाया नहीं था बल्कि खुद को बचाने के लिए उसे मारा था। जेसन एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक कातिल है। लेकिन इससे पहले कि बेन कुछ कर पाता, उन्हें अगले कमरे का सुराग मिलता है, पर इस बार इनाम जिंदगी नहीं बल्कि एक जहरीला नशा है। दरवाजा खुलता तो है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उस हैंडल पर कोई तेज नशीली दवा हेलुसिनोजन लगी थी। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने कमरा पिघलने लगता है। दीवारें हिल रही हैं, रंग बदल रहे हैं और उन्हें एक दूसरे का शरीर किसी पिघलते हुए लोहे जैसा दिखने लगता है। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा है, आप अगले कमरे में जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जाने से पहले एंटीडोट ढूंढ लें। बेन अपनी सुध बुध खोने लगता है और हार मानकर एक कुर्सी पर गिर पड़ता है। लेकिन जेसन, जिसकी रगों में सिर्फ सर्वाइवल का जुनून दौड़ रहा है, पागलों की तरह एंटीडोट ढूंढने लगता है। तभी बेन की नजर सामने चल रही टीवी पर पड़ती है, जहां उसे धुंधली तस्वीरों के बीच अपने पीछे वाला ड्रॉर साफ दिखाई देता है। बेन घिसटते हुए उस तक पहुंचता है और उसे वहां एक इंजेक्शन मिलता है, लेकिन एक क्रूर ट्विस्ट, उस ड्रॉर पर लिखा था कि यह इंजेक्शन सिर्फ एक इंसान के लिए है। जेसन की नजर उस पर पड़ती है और वह एक भूखे भेड़िए की तरह बेन पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जमीन पर मौत की जंग शुरू हो जाती है। जेसन बेन का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन बेन आखिरी ताकत जुटाकर जेसन को जख्मी कर देता है और वो कीमती सुई अपने पैर में चुभो देता है। बेन की दुनिया स्थिर हो जाती है, लेकिन उसके सामने जेसन की आखिरी सांसें दम तोड़ रही थीं।